तो शिव, अपने बारे में आप कुछ बताइए। सर मेरा नाम शिव कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का निवासी हूँ। और सर मैंने अपना डिप्लोमा एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस से कंप्लीट किया है। हम्म। जी सर। और सर मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना सर। अच्छा, डिप्लोमा आपने मैकेनिकल में क्यों किया? सर मैकेनिकल का ऐसा कोई खास रीजन नहीं था सर। जैसे कि मैंने 10th किया था तो उसके बाद जो जो सर यूपी में एंट्रेंस होता है फिर इसका पॉलिटेक्निक के लिए, जो जीसप नाम से सर वो दिया था मैंने। तो फिर उसके बाद 12th करने का भी मन था, फिर उसके बाद डिप्लोमा का भी एक ऑप्शन था। तो फिर मेरे फादर ने ज़्यादा सही समझा कि पॉलिटेक्निक कराना सही रहेगा, तो फिर इस वजह से मैंने फिर उन्हीं के उस पर दिलचस्पी दिखाई और फिर जो कर लिया फिर पॉलिटेक्निक में ज्वाइन। हम्म। आपने जी सर। अचीवमेंट्स में यहाँ मेंशन किया है कि आपने आईओसीएल एग्जाम क्लियर क्लियर किया था, है ना? वहाँ ज्वाइन क्यों नहीं किया? सर हाँ सर, ये जो है सर वो एक ईयर के लिए सर वो थी, अप्रेंटिस थी सर, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, आपने मेंशन नहीं किया है अप्रेंटिस था ये कुछ ऐसा। जी। और सर वहाँ पे ये भी था कि जो हमारा डिप्लोमा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में है सर। तो उन्होंने मेंशन कर रखा था वो ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये यूपीआरवीएनएल भी आप ने लिखा है, शायद 125 मार्क्स आपने अचीव करे थे, है ना? जी सर, ये सर रिज्यूम थोड़ा पुराना है सर, वो मैं बना नहीं पाया ऐसे, फिर वही मुझे अपलोड करना पड़ा सर के पास। अच्छा, ये एक्सक्यूज फिर वहां नहीं दे सकते हो, है ना? आप थोड़ा ऐसे यहाँ पे आओ जैसे कि आप बार का इंटरव्यू दे रहे हो। जी जी ठीक है। सर, ये नहीं करूँगा सर मैं। हाँ, जी और ये यूपीआर रिवेन्यू में आपने 125 मार्क्स 200 में लाया है, ये अचीवमेंट कैसे है, ये बताइए जरा। जी सर। ये 125 आपने 200 में स्कोर किया है, आपका एग्जाम क्लियर हो गया था क्या? नहीं नहीं सर। तो ये अचीवमेंट कैसे बेटा? सर वो सॉरी सर, वो लिख दिया मैंने गलती से। हाँ, क्योंकि फेल जी होना सर, तो अचीवमेंट अचीवमेंट नहीं नहीं है है सर, हाँ। ना। जी जी सर। हाँ। आपके हॉबीज क्या क्या है? सर क्रिकेट खेलना और देखना सर मेरी बेस्ट हॉबी है सर। अच्छा, जी। तो अभी ओडीआई में रैंक वन में कौन सा बैट्समैन है? बाबर आजम है सर। बाबर आजम। कहाँ का खिलाड़ी है? पाकिस्तान। ठीक है। बार्क के बारे में क्या जानते हैं आप? सर बार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है सर उस पे बेस्ड, मतलब जितनी भी रिसर्च हैं वो करती है सर। जो भी न्यूक्लियर की चीज़ें इंडिया में हैं उनको सर, जो उसकी चीज़ें उनको इम्प्रूव करने का प्रयास करती है सर, रिसर्च करके कोई नई नई रिसर्च करती है सर उनके बारे में। न्यूक्लियर बॉम्ब। जी सर। और सर बॉम्ब। ये जो है, अच्छा, एक बात और सर बताओ। इसकी इसकी स्थापना सर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें की न्यूक्लियर एनर्जी का जनक भी कहा जाता है भारत में, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, ठीक है सर। शिव, जी सर। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, और फिर पावर प्लांट, आरएसी। और इसी ठीक है सर ना। ये आप फिर सॉन्ग सॉन्ग आपको पसंद नहीं है? नहीं सर, पसंद है सर, बट फिर मैं अभी उसके फिर रिवीजन में नहीं हूँ सर। जैसे आपने बता सकता हूँ मुझे सर अब। आपसे जब फेवरेट सब्जेक्ट पूछा तो आपने सिर्फ थर्मल ही बोला, एक सब्जेक्ट हो गया ये ऑलमोस्ट। थर्मल इज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे आपने बोला थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का ही एप्लीकेशन पार्ट हो गया, आईसी, पावर प्लांट, आरएसी। तो फिर एक ही सब्जेक्ट हो गया ना। मैकेनिकल को कितने ब्रांच में बांटा गया है? मैकेनिकल को सर जनरली मैकेनिकल सर। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ब्रांच में नहीं, जी सर, मैकेनिकल सब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कितने सेक्शन में बांटा जा सकता है? सर, एक डिजाइन सेक्शन हो गया और फिर एक थर्मल सेक्शन हो गया, मेनली सर इन्हीं दो में बांटा जा सकता है। और प्रोडक्शन? जी सर, एक प्रोडक्शन। तो आपने तो सिर्फ एक ही सेक्शन पकड़ लिया, दैट इज थर्मल सेक्शन। जी सर। ठीक है।
ठीक है, पहले दिलीप सर आपसे कुछ बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं आऊंगा बात करने के लिए। सर प्लीज। तो शिव, आपको वॉइस आ रही है क्लियर? जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो जी सर जरा आ रही है। बताइएगा, आइजोड और चारपी टेस्ट क्यों किया जाता है? सर आइजोड टेस्ट सर टफनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है सर। तो क्या आइजोड और डिफरेंस है आइजोड चारपी में, क्या डिफरेंस है? सर आइजोड में जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम चेक करते हैं वो कैंटिलीवर टाइप का होता है, और फिर जो 4P टेस्ट होता है उसमें वो सुपर क्या कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है सर। अच्छा, श्योर। जी सर। ओके। टफनेस, आपने बोला टफनेस का मीनिंग क्या होता है? सर टफनेस होती है कि जो फिर फ्रैक्चर पॉइंट होता है किसी भी मटेरियल का, वहां तक उसके द्वारा टोटल एब्जॉर्ब की गई एनर्जी, मतलब एबिलिटी होती है वहां तक कितनी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब की जा सकती है, फिर ये एबिलिटी होती है फिर उसकी। तो इसमें क्या मटेरियल फेल होता है क्या? फिर फेल होने तक उसके अंदर एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को फिर टफनेस कहते हैं। तो फिर स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी होती है फिर वो फिर इलास्टिक लिमिट के अंदर एब्जॉर्ब की गई एनर्जी एबिलिटी होती है फिर। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी। फिर रेजिलेंस क्या होता है? फिर रेजिलियंस ही होता है फिर वो स्ट्रेन एनर्जी फिर क्या? जो किसी भी जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है फिर उसको उसमें स्ट्रेन देने पर उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी फिर स्ट्रेन एनर्जी होती है। आपने तो तीनों को एक चीज कह दी। टफनेस भी एब्सॉर्ब एनर्जी, स्ट्रेन भी एब्सॉर्ब एनर्जी, रेजिलेंस भी स्टोर एनर्जी। नहीं क्या सर डिफरेंस है? टफनेस फिर फ्रैक्चर पॉइंट तक एब्जॉर्ब की गई एनर्जी अच्छा, होती है फिर। फ्रैक्चर और तक। और रिजिलियंस होती रेजिलेंस? है ओनली इलास्टिक लिमिट तक फिर। तो इसमें एक प्रूफ रेजिलेंस वर्ड होता है, वो क्या नोट करता है? प्रूफ रिजिलियंस और मैक्सिमम रिजिलियंस होता है फिर, एबिलिटी होती है मैक्सिमम रिजिलियंस। एंड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस? पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब जो पर यूनिट वॉल्यूम में रेजिलियंस स्टोर करने की कैपेसिटी को फिर वो कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ओके ओके ओके, वेरी गुड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फिर उसमें वो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और फिर इसका सर इसको एक क्लोज्ड साइकिल के ऊपर लगाया जाए तो ये बोलता है कि उसमें नेट हीट ट्रांसफर नेट वर्क ट्रांसफर के इक्वल होता है। कुछ एग्जांपल? फिर हीट इंजन ही फिर हीट इंजन हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर हो गया। इनमें फिर लगाया जा सकता है, ये लो लगता है। कार्नोट साइकिल क्या होती है? फिर कार्नोट साइकिल एक फिर स्टैंडर्ड साइकिल होती है। ये जो हीट इंजन हो गया फिर रेफ्रिजरेट हीट इंजन, जो भी हीट इंजन होता है फिर जितनी भी साइकिल है उनकी स्टैंडर्ड साइकिल होती है, फिर रिवर्सिबल मोस्ट एफिशिएंट साइकिल होती है। क्या एफिशिएंसी होती है इसकी? पर वन माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर होता है। वन अच्छा, माइनस वो सिंक स्पेसिफिक सिंक जी सर। स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती इसकी? पर 100% से कम होती है। वो तो सारी एफिशिएंसी 100% से कम होगी, है ना? एफिशिएंसी 100% तो आती नहीं है। पर स्पेसिफिक तो सर पर 67 68 के लगभग जा सकती है ये भी। ओके ओके ओके। ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस? पर प्रोसेस के टाइप्स और प्रोसेस करने के फिर जो भी तरीके हैं फिर उसको टाइप ऑफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी प्रोसेस किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी प्रोसेस किया, फिर इस कांस्टेंट। श्योर? श्योर, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है? नहीं फिर दूसरे तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है फिर।
इसके द्वारा भी डिवाइड किया जा सकता है। थर्मो पढ़ी है आपने? जी सर। कौन सी बुक से पढ़ी? पर वही डिप्लोमा वाली बुक थी सर। ऑथर कौन थे? सर सार्थक की बुक थी सर, ऑथर का नाम तो ध्यान नहीं। ऑथर का नेम नहीं पढ़ा और बुक पढ़ ली आपने पूरी है? जी किसी सर। नोट से पढ़े थे, किसी कोचिंग के, या बुक से ही पढ़े थे? पहले तो ये बताओ। सर निम्बस के पे पढ़ा था सर, कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी सर मैंने। कोचिंग के नोट से ही पढ़े थे? जी सर, नोट पे ज्यादा चलिए, पढ़ाई की है सर, बुक पे ज्यादा नहीं की। ओके ओके सर, कंटिन्यू। शिव, जी सबसे पहले तो जो कुछ क्वेश्चंस आपसे हुए हैं उसी से कुछ क्वेश्चंस हम पूछ लें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कोई डिफरेंस है या नहीं है? दोनों सेम चीज है? सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नहीं सर, एक ही है। एक ही चीज है? फिर दो लॉ क्यों बनाया गया? फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों लॉ क्यों लिखा गया? फिर कहीं आपने लिखा हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑब्लिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नहीं सर। तो फिर सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है सर, ये वर्क और हीट के ऊपर बात करता है सर, हीट वर्क और हीट में बताता है सर। और एनर्जी में सर नहीं जो बताता है? सॉरी सर। चलिए कोई नहीं, अब आप बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल को आपने कहा स्टैंडर्ड साइकिल। जी सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल? सर जिसको देखकर जिसकी तरह हम बनाने की कोशिश करते हैं सर, जिस साइकिल को, से कोई भी साइकिल हम। आइडियल और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है? सर आइडियल मोस्ट एफिशिएंट साइकिल होती है सर, उसी को हम स्टैंडर्ड साइकिल मानते हैं। अच्छा, आइडियल और स्टैंडर्ड एक ही चीज है? नहीं, सर मोस्ट एफिशिएंट साइकिल आइडियल होती है सर, उसी को देख करके हम साइकिल्स होती हैं जो उसी की तरह डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं सर। मैं इतना नहीं मैं पूछ रहा हूँ आइडियल साइकिल कहें या स्टैंडर्ड साइकिल कहें, बात एक है। जी सर। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। तीसरी पॉइंट, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी अगर 100% हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है? सर हो ही नहीं सकती सर, सेकंड लॉ क्यों नहीं हो वायलेट हो सकती जाएगा। है? क्या होगा? क्योंकि सर हीट सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा सर, हीट रिजेक्शन कंपलसरी है सर। सेकेंड लॉ वायलेट हो जाएगा? जी सर। अच्छा, अगर सेकेंड लॉ का वायलेशन हो गया तो कौन सा इंजन बनेगा? सर PMM2 बोलते हैं सर जी। पीएमएम 2 बोलते हैं। पीएमएम 1 की एफिशिएंसी कितनी होती है? PMM सर इनफिनिट होती है। इनफाइनाइट होती है। चलिए आइए कार्नोट पे फिर से एक बार। आपने कहा कार्नोट की मैक्सिमम एफिशिएंसी 67 से 68%, आप लिख लीजिए। उतनी रेंज में जा सकती है सर वो। जा सकती है, 72% नहीं जा सकती है रिवर्सिबल की? सर वो तो सर फिर 100 से सर एक स्टैंडर्ड वैल्यू है फिर जनरली जो रहती है। कहाँ लिखा हुआ है 67 से 68% स्टैंडर्ड वैल्यू है? और अगर है तो इसको कैसे डिटरमाइन किया गया कि 67 से 68% स्टैंडर्ड वैल्यू होगी? सर ये सॉरी सर ये मैं गलत बता गया सर, उसकी वैल्यू सर 100 से कम रहती है, और सर जो जितनी भी साइकिल है सबसे ज्यादा रहती है। चलिए ठीक है, अब बताइए हमें, आपने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का नाम सुना है? जी क्या होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट? सर जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर के वेरिएशन को बताता है सर उसमें। प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के वेरिएशन को बताता है। और फिर आइसेंथालपिक यानी थ्रॉटलिंग प्रोसेस की ऊपर बात करता है सर ये। थ्रॉटलिंग क्या होता है? सर जिसमें
जिसमें कि सर प्रेशर को एक रिस्ट्रिक्शन के थ्रू कम किया जाता है। दैट इज थ्रॉटलिंग। मतलब जहां हम एंथैल्पी प्रेशर कांस्टेंट। को, जहां पे हम प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। नहीं सर, उसमें सर एक वो लगता है सर, एंथैल्पी कांस्टेंट रहनी चाहिए सर ड्यूरेशन में। होता क्या, व्हाट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस? हमने कंडीशन नहीं पूछा, मुझे थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता क्या है, किसे कह सकते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस है? सर थ्रोटलिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द pressure is reduced by a restriction, then enthalpy is constant. चलिए लीव दैट। इंथैल्पी क्या होती है? But total energy of a system is called as enthalpy. टोटल एनर्जी। एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? Extensive property. एक्सटेंसिव। एनर्जी? Energy भी extensive है। हीट? Extensive है। वर्क? वर्क भी सर extensive है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जी पाथ फंक्शन जानते हैं क्या होता है? जी सर। क्या होता है पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन सर, जो सर जो फंक्शन सर पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं सर, उन्हें पाथ फंक्शन बोलते हैं। कोई पाथ फंक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं आप? और वर्क इज ए पाथ फंक्शन सर, हीट इज ए पाथ फंक्शन। लेकिन मुझे तो जहां तक पता है कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। जी सर। तो आपने कहा हीट एंड वर्क आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने भी एक वर्ड यूज किया था, हीट एंड वर्क आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जी सर। और अभी आप कह रहे हैं हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट कर गया आंसर। जी सर। बताइए, सुधारिए। सॉरी सर। चलिए, ऑटोमोबाइल आपका सब्जेक्ट रहा है बीटेक में ना? जी सर। इंजन कितने टाइप्स के होते हैं? इंजन सर मेनली दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है कि इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ओके, क्या होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, क्या होता है इंटरनल कंबशन इंजन? जिसमें कि सर इंजन के जो सिलेंडर होता है उसके इनसाइड कंबशन होता है, तो फिर उसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। और जब ये जो कंबशन होता है ये बाहर करा दिया जाता है सिलेंडर से, तो फिर उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये तो हम किसी से भी पूछें, अगर जी सपोज सर। कोई नॉन टेक बैकग्राउंड का है, मैं बोला इंटरनल कंबशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है, वो भी तो ये कहेंगे इंटरनल में होगा, अंदर होगा कंबशन तो इंटरनल कंबशन, बाहर होगा तो एक्सटर्नल कंबशन। इज इट करेक्ट? एक्सटर्नल कंबशन एग्जांपल, एक्सटर्नल कंबशन का आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या? जी सर। बताइए। जी सर, जो ब्रेटन साइकिल होती है सर, ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन पे यूज कैसे? करती है सर। क्योंकि सर इसमें जो कंबस्टन होता है सर वो बाहर कराया जाता है, जो आप एक बार बॉयलर में कराया जाता है उसके। एक बार ओपन साइकिल ब्रेटन साइकिल ड्रॉ करके दिखाइएगा मुझे। जी सर। दिखाइए।
ब्लॉक डायग्राम दिखाइएगा, पीवीटीएस मत दिखा दीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है, अपनी तरफ घुमाइए। मैंने ओपन साइकिल का बनाने के लिए बोला था, आपने क्लोज का भी बना दिया है। ठीक है, ओपन जी साइकिल सर। में कंबशन चैम्बर आपने रखा है। जी सर। कंबशन चैम्बर के अंदर ही तो कंबशन होगा, जी सर। सो दैट इज इनसाइड प्लांट। तब तो आईसी हो गया ना, इंटर एक्सटर्नल कैसे हो गया? नहीं सर, जो सर जहाँ पे सर एक्सपेंशन हो रहा है क्या टरबाइन एक्सपेंशन में हो रहा सर, है? हाँ, एक्सपेंशन हो रहा है सर, उसको कंसीडर किया जाता है सर। अच्छा एक्सपेंशन को कंसीडर किया जाता है। जी सर। एक्सपेंशन विद इन द सिलेंडर अगर होगा तो इंटरनल कंबशन इंजन है, और एक्सपेंशन आउटसाइड द सिलेंडर होगा सो दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नहीं सर, एक्सपेंशन भी सर उसी के साथ होता है ना सर, जहाँ पे आप एक बार कंबस्टन सोच होता है लीजिए सर। फिर बताइए मुझे। टेक 10 सेकेंड टाइम एंड देन टेल। सॉरी सर, इसको मैं नहीं बता। चलिए कोई नहीं, आपने दो डायग्राम बना दिया अभी, ओपन साइकिल ब्रेटन साइकिल एंड क्लोज साइकिल ब्रेटन साइकिल। दोनों में क्या अंतर है? सर क्लोज्ड साइकिल में सर जो हम एक बार एयर दे देते हैं तो फिर वही यूज होती है सर, कूलर के द्वारा जिसे ठंडा किया जाता है वही दोबारा से रीयूज होती है सर। और फिर ओपन साइकिल में जो एक्सपेंशन के बाद जो कंबस्टेबल एयर होती है उसको सर एग्जॉस्ट कर दिया जाता है सर एनवायरमेंट। कंबस्टिबल एयर, इज एयर इज कंबस्टिबल? नहीं नहीं सर, हाँ सर, एयर कोई एयर का ही कंबस्शन किया जाता है सर, उसमें कोई एयर कुछ का फ्यूल कंबशन डालकर। किया जाता है? एयर का कंबशन कर सकते हैं क्या आप? इज एयर इज अ फ्यूल? नहीं सर, उसमें जैसे सर फ्यूल ऐड किया जाता है सर, फ्यूल के द्वारा ही कंबस्शन किया जाता है। आप एयर को जला सकते हैं? जी सर, जला सकते हैं, एयर फ्यूल की को? प्रेजेंस में सर, फ्यूल की प्रेजेंस में सर। तो फ्यूल जलेगा या एयर जलेगा? सर जो सर एयर तो इग्निशन सिर्फ होता हीट है ले, सर। एयर तो सिर्फ हीट लेगा ना, एयर जलेगा कैसे? ये कागज अगर मुझे जलाना है, ये पेपर अगर मुझे जलाना है, तो ये पेपर जलेगा ना, इट इज फ्यूल। एयर के प्रेजेंस में जल रहा है तो एयर थोड़ी ना जल गया। जी सर। अगर हवा में आग लगती तो गर्मी के टाइम में आपको नहीं लगता है जो हीटेड एरिया है वहां पे आग ही चल लगती रहती है पूरे घर में, क्योंकि एयर में आप आग लगा देते। और कोई डिफरेंस दोनों साइकिल में? पर यही मेन डिफरेंस है। यही मेन डिफरेंस है। तो फिर मतलब क्या बनता है? एयर अगर मान लो सपोज एयर को एग्जॉस्ट करते जाइए, फिर क्लोज साइकिल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? पर एफिशिएंसी ज्यादा होती है सर उसकी, इसकी क्लोज्ड की, क्लोज्ड की। कैसे बता सकते हैं क्लोज की एफिशिएंसी ज्यादा होती है? क्योंकि जस्टिफाई सर कीजिएगा आप। फ्रेश एयर, जैसे सर फ्रेश एयर लेते हैं तो सर उसमें हमें ज्यादा उस टेम्परेचर पे पहुंच, कंबसन के बाद जो टेम्परेचर होता है उस तक पहुंचाने में फिर हमें और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फिर उसे। चलिए एक बार डायग्राम दिखाइए फिर से। आपने नीचे क्या लगाया है? कूलर? कूलर है सर। हाँ, कूलर लगाया जी ना, सर। अपनी तरफ कर लीजिए कॉपी को। कूलर क्यों लगाया है? क्योंकि सर जो सर एक्सपेंशन के बाद सर जो एयर है, जो हॉट एयर है सर, उसको हम कूल करने ठंडा के लिए कर लगाया सकें। ना। तो जी एक सर। तरफ आप बोल रहे हैं फ्रेश एयर को लेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एक तरफ आप खुद कूल कर दे रहे हैं क्लोज साइकिल में। कूलिंग तो दोनों में, एक में आपका ऑटो कूल्ड है, एक में आपने कुल कूल किया, आर्टिफिशियल कूलिंग है। तो फिर इससे एफिशिएंसी कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं?
सर अगर हम सर फ्रेश एयर लेंगे तो सर उसमें हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी फिर उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए। और फिर जो हम मतलब अगर सर इसे हम सर अगर डायरेक्टली उसमें भेजें तो उसका सर जो हॉट एयर होती है उसका सर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कंप्रेसर को फिर ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा इस कंपैरिजन में देखा जाए। तो मान लिया मैंने, जब आपने कूल्ड एयर लिया तो उसको कूल किया, एयर को कितना कूल किया? जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही कूल करेंगे ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक। तब तो दोनों एयर, फ्रेश एयर का टेम्परेचर और कूल्ड एयर का टेम्परेचर तो सेम हो गया। पर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक फिर नहीं करते फिर उसको कूल। पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इट्स डन फ्रॉम आवर साइड। अब फीडबैक देते हैं आपको, उसके बाद देखते हैं सर। शिव, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जब सर पूछ रहे थे तो आप जनरली चीजों को ब्लफ कर रहे थे, है ना। एक नॉर्मल सी बात है, सामने इंटरव्यूअर जो भी बैठा उसके पास नॉलेज है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इधर उधर ब्लफ ना करें, टू द पॉइंट। अगर आपको आंसर आता है तो टू द पॉइंट बता दे, अदरवाइज आप डायरेक्ट बोल दे सॉरी सर मैं नहीं, मुझे नहीं आता है ना, ये रेदर देन कि आप इधर उधर की बातें शुरू करें और आप खुद फंस जाए दूसरे क्वेश्चन में। क्योंकि जितने वर्ड्स आप अपने मुंह से निकालोगे जब तक आप श्योर नहीं हो उससे भी क्वेश्चंस कंपोज हो जाएंगे और फिर आप फंस जाओगे अपने क्वेश्चन में। दूसरा, जितना इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है बस उतना इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे सर पूछ रहे थे ओपन साइकिल, आपने क्लोज साइकिल भी बना दिया था, बट सर मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा नहीं था आपसे क्लोज साइकिल के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा देने की कोशिश ना करें क्योंकि उसके अलग से मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना। ये डजन लाइक मेंस पेपर में से लिखते हो कॉपी भर देते हो, है ना, वैसा कुछ नहीं है, ये इंटरव्यू है ना, तो यहाँ सब चीज देखा जाता है। और बात करते वक्त इधर उधर ना देखा करे, जब डायरेक्ट सामने देखा करे एकदम, जैसे इंटरव्यूअर जो पूछ रहा क्वेश्चन उससे आई कांटेक्ट बना के रखे, ठीक है। बाकी टेक्निकल सर बता देंगे। दिलीप सर। हाँ तो शिव, बात ऐसी है कि जैसे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अगर श्योर हो तभी आंसर दीजिए। जैसे मैं आपसे आप ही के क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछता गया, बीच में आप रुक गए, फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, है ना। एफिशिएंसी की बात की तो आपने बोला सर 100 से कम होगी, तो ऑलमोस्ट सभी को पता है वो टेक्निकल नहीं हो ना, टाइप ऑफ प्रोसेस पूछा आपसे तो आप बायस सा जवाब दे रहे हो, है ना, आप खुद श्योर नहीं हो चीजों को लेके। तो एक बार थोड़ा सा वर्कआउट करिए, टेक्निकल को एक बार थोड़ा सा रिफाइन करने की आपको रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा वीक है, डन है टेक्निकल, फिर भी एक बार बाकी सब सर। देखिए शिव, आपका सबसे पहला चीज एक्सेस हैंड मूवमेंट हो गया। जब सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आपका हाथ यूं चला, एक्सेस हैंड मूवमेंट कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हैंड मूवमेंट है लेकिन बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस को शो कर देता है। तीसरा चीज, आपने आंसर को अननेसेसरली कहीं से कहीं ले गया आपने। आपको नहीं पता था, आपको ये चीज पता है, लेकिन फिर भी आप आंसर को घुमा रहे थे गोल गोल। इसी कारण से क्या हुआ कि आपसे क्वेश्चन कम पूछा गया और क्वेश्चन खींचा ज्यादा, ठीक है। मेरे दिमाग में कहीं नहीं था ब्रेटन साइकिल आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपने मुझे खुद क्वेश्चन दे दिया क्लोज साइकिल ड्रॉ करके। ये जो मैंने पूछा आपसे डिफरेंस बिटवीन ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल, ये क्वेश्चन आपका क्रिएट किया हुआ है। तो पैनल को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए, जो आपने कर दिया मुझे। लेकिन अगर आपको आता तो सही था, आप वहां भी फंस गए आके, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़िए। जो थ्योरी होती है ना, पढ़े, जैसे आपने कह दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ एक ही चीज, बिल्कुल एक ही चीज है। आप ये कह सकते हैं उस पर बेस्ड है, वही है, कैसे कह सकते हैं आप हीट एंड वर्क बताने लगे पहले की प्रॉपर्टी है, फिर बताने लगे पाथ फंक्शन है, फिर आप वहां पे आग उलझ गए। अगर कोई चीज नहीं पता है तो सॉरी बोल के साइड हो जाइए क्वेश्चन से, ठीक है ना। अननेसेसरली जो है जबरदस्ती मत करिए क्वेश्चन के साथ में, अदरवाइज आप उलझते चले जाइएगा। तो नेक्स्ट मॉक में जब भी आए तो इन सब पे वर्क करके आइएगा।